हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं रैपिड रिवीजन फॉर क्लास 9th। और आज हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। इससे पहले बायोलॉजी का पहला चैप्टर ऑलरेडी आ चुका है, जाकर देख सकते हो। अब ये जो चैप्टर है वैसे तो बड़ा इजी लगता है ना, बट पेपर के अंदर इससे बड़े बड़े सवाल आते हैं और थोड़े से घुमाकर सवाल आते हैं। वो सारे सवाल आज मैं आपको कराने भी वाला हूं और रिवीजन भी कराने वाला हूं। बट अगर आपको डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना है ना, तो एक वन शॉट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, 1-1.5 घंटे का वन शॉट है, वो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा है, नोट्स की जो लिंक है ना वो भी टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कर लेना डाउनलोड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? तो मैटर के देखो दो सिंपल से पॉइंट्स हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। दो पॉइंट याद रखना, जिसपे मास है, जिसपे स्पेस है। फटाफट से रिवीजन करना है बेटा, अगले 15 मिनट के अंदर फोकस रखो। ठीक है, समझ आ गया। जैसे कि ये पेन, ये टेबल, चेयर, सब कुछ क्या है, एक प्रकार का मैटर है। अब देखो, मैटर को ना दो एंगल से हमें स्टडी करना होता है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर के अंदर आपके है फिजिकल प्रॉपर्टी, अगले चैप्टर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज को अपन पढ़ेंगे। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखना। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। यानी जो मैटर के पार्टिकल्स है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और उन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स। बहुत बढ़िया। यानी दीज टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। और इस एटम को ना तुम आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से तुम्हें देखना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हें एटम दिखने वाले, इतने छोटे होते हैं। अब यहीं पर ही एक एक्सपेरिमेंट आ जाता है एनसीईआरटी के अंदर, जिससे सवाल आते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम क्या लेते हैं? क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखना बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला याद रखना। सबसे पहले तो KMnO4, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका कलर क्या होता है? इसको हम पानी में मिलाते हैं ना, तो जो पानी का कलर है ना, वो हल्का सा पिंक हो जाता है थोड़ा सा डार्क पिंक मान सकते हो। ठीक है, अब कलर पिंक हो गया। अब मैंने क्या करा, इस सोल्यूशन में से 10 ml सोल्यूशन लिया और दूसरे बीकर में, जिसमें प्योर पानी था, उस पानी में वापस से सोल्यूशन को मिलाया। तो ये जो कलर है ना, इस कलर का रंग थोड़ा सा फीका हो गया, यानी लाइट पिंक हो गया। ऐसा मैंने बार बार करा, और 5-6 बार करने के बाद भी वो जो कलर में वो जो पिंक कलर था ना, वो गायब नहीं हुआ पूरी तरीके से। 10 बार करने के बाद भी हल्का हल्का पिंक कलर दिख रहा था। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो मैटर है ना, यानी वो जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है ना, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं एटम के। तो चाहे मैं कितनी बार अलग अलग सोल्यूशन में उसको डालता जाऊं, उतनी आसानी से उसका कलर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या हो जाता है? इसका कंक्लूजन हो जाता है दिस शोज that matter is made up of extremely tiny particles, as even small amount can spread and color large volume of water। ये इसका कंक्लूजन हो जाता है। बार बार ये पूछा जाता है आपके पेपर्स के अंदर। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई ना? 4 प्रॉपर्टी है बेटा बेसिकली। पहली प्रॉपर्टी मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल। दूसरी प्रॉपर्टी हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देखो भैया, स्पेस होती है किसके बीच में? एटम्स के बीच में स्पेस है। कैसे प्रूव करोगे? पानी लो, पानी में चीनी मिला दो, पानी की वॉल्यूम तो नहीं बढ़ी और चीनी भी गायब हो गई। तो चीनी कहां गई? चीनी पानी के जो एटम्स है उनके बीच में जाकर डिसॉल्व हो गई, है ना? यानी उनके बीच में जाकर क्या हो गई? वो फंस गई। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एटम्स होते हैं उसमें क्या होता है? स्पेस होती है। ठीक है तो एटम्स की दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, स्पेस बिटवीन देम। तीसरी प्रॉपर्टी, आर इन कांस्टेंट मोशन। यानी ये जो पार्टिकल है ना मैटर के, ये मूव करते रहते हैं, ये इधर उधर मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक मैटर है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स ना इधर उधर इधर उधर इधर उधर क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे, रैंडम मूव करते रहेंगे। ठीक है, इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है, कभी मम्मी ने अगरबत्ती जलाई है तो उसकी खुशबू आ जाती है तुम्हारे पास। तो क्यों? क्योंकि वो खुशबू ना दूर से चलती 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 पार्टिकल मूव करते 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 तुम्हारे नाक तक आ जाते हैं। अच्छा, अब जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं ना, तो यहां पर आपको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, जो कि है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस विद अनदर सब्सटेंस। यानी एक सब्सटेंस का दूसरे से मिलना, वही क्या कहलाता है? आपका डिफ्यूजन कहलाता है। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, एक गैस है और वो दूसरी गैस से मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबको मालूम है। तो जो गैस होती है ना, गैस, उनके जो पार्टिकल्स है ना, वो बहुत जल्दी डिफ्यूजन करते हैं, बहुत फास्ट डिफ्यूजन करते हैं। अब तुम पूछोगे क्यों? मैं बताता हूं क्यों। एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि एक कॉन्सेप्ट होता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक ऐसी एनर्जी जो कि किसी भी पार्टिकल को मूव कराती है। ठीक है, आपके जो गैस होते हैं ना, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। समझना बेटा, गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से उसके पार्टिकल क्या करते हैं? ज्यादा मूव करते हैं।
समझे? यानी जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, अब एक काइनेटिक एनर्जी पता कैसे बढ़ती है? अगर मैं किसी चीज को गर्म कर दूंगा, हीट कर दूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी जो चीज जितनी गर्म, यानी अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, याद रखना, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दूं तो क्या? डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। अब इसका सवाल कैसा आता है, देखना बेटा। इसका सवाल आता है डायरेक्टली ये, Why does hot food smell more than cold food? गर्म खाने की खुशबू आती है, ठंडे की नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब गर्म खाना होता है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। अब हाई काइनेटिक एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी डिफ्यूजन करते हैं और तुम्हारी नाक तक पहुंच पाते हैं, ज्यादा मूव करते हैं और तुम्हारी नाक तक पहुंचते हैं। जबकि कोल्ड पार्टिकल बेचारे टेम्परेचर कम, कम टेम्परेचर कम काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया, ये सवाल आता है। तो ये तो हो गई क्या? तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर की। चौथी प्रॉपर्टी, अट्रैक्ट ईच अदर, यानी ये जो एटम्स है ना, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। इन दोनों का सबका आपस में एक रिश्ता होता है, तो ये दोनों पे क्या करते हैं? ऐसे अट्रैक्शन की फोर्स लगा रहे होते हैं। अच्छा, जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, लिक्विड के अंदर थोड़ी कम होती है, और गैसेस के अंदर तो बिल्कुल ही कम होती है। ठीक है, क्या ये चीज यहां तक समझ आ गई है? तो आगे बढ़े, ये तीन स्टेट ऑफ मैटर हमें समझ आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब एक डिफरेंस बता रहा हूं सॉलिड लिक्विड गैस का, इसमें कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से सुन लो। पहला डिफरेंस देखिए, पहली चीज आ जाती है पार्टिकल अरेंजमेंट। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे, जो सॉलिड होता है ना, उसके जितने भी पार्टिकल है ना, जिनको हम एटम बोल रहे हैं, एटम बड़े पास पास अटैच्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड, वेरी लिटिल स्पेस। जबकि लिक्विड के अंदर लूजली पैक्ड और बहुत सारी स्पेस होती है, और गैस के अंदर क्या होता है? बहुत दूर दूर, बहुत दूर। ठीक है, चलिए अगली चीज, अब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं बेटा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर ज्यादा होता है, लिक्विड के अंदर वीक होता है, और गैसेस के अंदर तो वेरी वीक, बहुत कम होता है। अगली चीज, शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड रहती है, लिक्विड की वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहती है, पर शेप कभी फिक्स नहीं होती। बाल्टी में जितना पानी डालोगे वॉल्यूम तो सेम रहेगी, बट शेप बदल जाती है। और गैस की तो दोनों ही फिक्स नहीं होती, ना इसके पास अपनी शेप है, ना इसके पास अपनी वॉल्यूम है। अगली आती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी यानी अगर दबाएंगे तो कंप्रेस होगा। तो देखो, सॉलिड्स कैनॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड थोड़े बहुत हो जाते हैं, पर गैसेस कैन इजीली कंप्रेस्ड, आराम से हो सकता है। अगला डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट। अभी आपको बता ही दिया कि पार्टिकल्स जो है सॉलिड के बड़े धीरे 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 मूव करते हैं, मूव तो करते हैं बट धीरे धीरे। जो लिक्विड है उसके पार्टिकल थोड़े तेज मूव करते हैं, और जो गैसेस हैं उसके पार्टिकल हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, इन एवरी डायरेक्शन। चलिए एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता ही है ना, बर्फ, पानी और भाप यानी वाटर वेपर। चलिए, अच्छा, गैसेस के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ध्यान से समझ लो। कैन फ्लो एंड स्प्रेड इजीली। जैसा मैंने आपको बताया, गैसेस डिफ्यूजन करती हैं तो जल्दी से स्प्रेड हो सकती हैं। और अगला, एक्सर्ट प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक गैस को अगर एक कंटेनर में रखेंगे ना, तो वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो याद रखना, गैस पार्टिकल कोलाइड विद कंटेनर वॉल्स एक्सर्टिंग प्रेशर, प्रेशर लगाते हैं भैया हर जगह पे, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दो, व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग। देखो, रबर तो सॉलिड है, बट उसके बाद भी खींचोगे तो शेप बदलेगा। अभी भैया आपने बताया कि शेप तो बदलती नहीं सॉलिड की, तो रबर बैंड की शेप कैसे बदल रही है? क्योंकि रबर के पास एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की। तो शेप नहीं बदल रहा, बस वो क्या बदल रहा है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से वो खिंच रहा है, बट छोड़ोगे तो वापस उसी शेप में आ जाता है। नोट करा होगा। ठीक है, अगला, व्हाट अबाउट स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या है? सॉलिड, बट ऐसे दबाओगे तो क्या होता है? दब जाता है। क्यों? क्योंकि स्पॉन्ज के अंदर ना एयर गैप्स होते हैं, जिसके अंदर हवा भर जाती है। तो जब हम दबाते हैं ना, तो बस वो हवा निकल जाती है, और छोड़ते हो वापस एयर आ जाती है, बस। तो सॉलिड कैन नॉट चेंज देयर शेप एंड साइज, वो सेम ही रहता है, बस यहां पर एयर आ जाती है, और एक प्रॉपर्टी होती है ऊपर वाले में, इलास्टिसिटी। चलिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है टेम्परेचर कन्वर्जन। देखिए, जो एसआई यूनिट है ना टेम्परेचर का, वो केल्विन होता है, पर भैया हम तो सेल्सियस में नापते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, वैसे एसआई यूनिट तो केल्विन ही होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब केल्विन और सेल्सियस का कन्वर्जन क्या है, समझना बेटा। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन, 0 डिग्री का। अब मान लो तुमसे पूछा जाए 10 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसमें बस 10 जोड़ देना है। 10 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? बस आपको 273 में 10 जोड़ देना है, जो कि आ गया 283 केल्विन। बस, टाटा बाय बाय गुड बाय। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहां पर। हाँ, कभी आपको बोल देगा 312, तुम खुद कमेंट में बताना, 3112 केल्विन, बताओ सेल्सियस में कितना होगा, कैसे निकालोगे?
273 को माइनस कर दोगे। ये तो बड़े लल्लू बल्लू सवाल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट बदल सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस से? बिल्कुल, दो केसेस हैं, या तो टेम्परेचर बदले या तो प्रेशर बदले। अब समझते हैं बेटा टेम्परेचर बदलने पे क्या क्या हो सकता है। एक एक करके एक टेबल है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जब हम हीट देते हैं ना, हीट, मान लो बर्फ है, बर्फ को मैं हीट दे रहा हूं तो क्या होगा, जो पार्टिकल होते हैं ना वाइब्रेट करने लगते हैं, तेज 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 वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। हीट ओवरकम्स अट्रैक्शन फोर्सेस मेकिंग पार्टिकल मूव फ्रीली, लीड्स टू मेल्टिंग व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। यानी फिर क्या होता है, वो पार्टिकल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो टूटने लगता है और वो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब एक टेबल वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टेबल है सबसे इंपॉर्टेंट है, देखना बेटा। अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, बर्फ को पानी में कर रहे हैं, कैसे करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाकर। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा फ्यूजन, ठीक है। लिक्विड से गैस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, और गैस से अगर मुझे सॉलिड बनाना है, गैस से सॉलिड डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। सिमिलरली अगर मुझे गैस से लिक्विड बनाना है तो होता है कंडेंसेशन, और अगर लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो होता है सॉलिडिफिकेशन, और अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनाना है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और इस सब्लिमेशन का एग्जांपल पता है क्या है, आपके घर में ना वो छोटी छोटी बॉल्स रखी जाती है, नैप्थलीन वाली कुछ बॉल्स होती हैं, आपकी मम्मी रखती होंगी, पूछना, है ना। तो वो जो बॉल्स होती है ना वो सॉलिड होती हैं, बट वो गायब हो जाती हैं, जादू नहीं है वो सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और गायब हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। ये सारे के सारे प्रोसेसेस याद होने चाहिए विद नेम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, ये तो आपको यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक एक तरीकों से, जैसे कि सबसे पहले आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बर्फ है, बर्फ अगर को आप 0 डिग्री पे लेके जाओ तो बर्फ क्या होगा, मेल्ट होने लगेगी। तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है। मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स लिक्विड, वेरी सिंपल, ठीक है। बट उतना सिंपल नहीं है भैया, क्योंकि यहां पर आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें से सवाल पूछा ही जाता है बार बार, और वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो भैया फ्यूजन क्या होता है वो तो मैंने बता दिया, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, फ्यूजन, क्लियर है, क्लियर है। पर अब सवाल आता है ये क्या होता है लेटेंट हीट। देखो भाई पहले डेफिनेशन पढ़ लो, उससे आपको क्लियर खुद ब खुद पड़ जाएगा। हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। समझना बेटा, मान लो 1 किलो मेरे पास क्या है, बर्फ है, ठीक है। अब वो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुकी है, वो बर्फ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या मुझे उसे हीट देनी पड़ेगी लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए? क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि अभी ना इसके जो एटम्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उस अट्रैक्शन की फोर्स को तोड़ने के लिए मैं हीट दूंगा और अब पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। पर पता है उस पानी का टेम्परेचर अभी 0 डिग्री रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, स्टेट चेंज हो गई। तो ये जो हीट मैं दे रहा हूं ना सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए एट द सेम टेम्परेचर, किस लिए दे रहा हूं, टू ब्रेक दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ना पार्टिकल्स की, उसको तोड़ने के लिए मैं हीट दे रहा हूं, उसको मैं बोलता हूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बहुत बढ़िया। हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, द हीट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द पार्टिकल ऑफ आइस टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत बढ़िया। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। अब यहां पर होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो भी सेम है। क्या, एक ऐसी हीट जो कि क्या करेगी, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेगी एट द सेम टेम्परेचर। काम क्या है उसका, टू ब्रेक दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन पार्टिकल को तोड़ने के लिए काम आता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां पर लिख लेना डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट, द हीट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय ए पार्टिकल ऑफ वाटर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए लगाते हैं उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बात है दोस्तों, क्या ये पूरी की पूरी साइकिल याद रहेगी, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। चलिए बहुत सही। अब आ जाते हैं आगे। अच्छा सब्लिमेशन डिपोजिशन मैंने आपको बता दिया, सब्लिमेशन का एग्जांपल याद रखना, नैप्थलीन बॉर्न इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ना। अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है किसका, ड्राई आइस का। देखना बेटा ड्राई आइस क्या होता है, ध्यान से देखना। ड्राई आइस कुछ नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, ड्राई आइस बोलता हूं। तो अब ये जो है ना सॉलिड CO2, ये ना डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
और तुम खुद बताओगे सॉलिड से गैस में अगर डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया सब्लिमेशन बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो याद रखना ड्राई आइस कुछ नहीं है, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। उसको स्टोर कैसे किया जाता है, उसको एकदम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि CO2 इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पे आई तो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, अच्छा ये तो हो गई टेम्परेचर की बात। प्रेशर को चेंज करने से क्या होता है, तो देखो बेटा प्रेशर को चेंज, प्रेशर ऐसे समझो, प्रेशर और टेम्परेचर आपस में क्या है, दुश्मन है। जो टेम्परेचर बोलता है प्रेशर वो नहीं करता। तो अब तुम खुद बताना मुझे, अब तुम खुद बताना मैं क्या लिखने जा रहा हूं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे गया बेटा, टेम्परेचर को हाई करा, टेम्परेचर को हाई करा, बर्फ से पानी, पानी से वाटर वेपर, प्रेशर इसका उल्टा होगा। यानी अगर सॉलिड से लिक्विड जाना है तो प्रेशर कम होगा, लिक्विड से गैस जाना है तो प्रेशर यहां पे भी कम होगा। अब अगर गैस से लिक्विड आना है, गैस से लिक्विड आना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ता था, अगर मुझे उल्टा आना है तो टेम्परेचर मुझे कम करना पड़ेगा, बट प्रेशर मुझे यहां पर ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तुम्हें टेम्परेचर याद रखना है और उसका प्रेशर में लगा देना, बस सिंपल। बस आपको इतना याद रखना है, अगर आपने इतना याद कर लिया तो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट आपका खत्म। अब आ रहा है फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर जो कि है एवोपरेशन। भैया बॉइलिंग और एवोपरेशन अलग अलग है क्या, हाँ है। देख एवोपरेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जब हम लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर वेपर यानी गैस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन। एवोपरेशन कैसा होता है, मम्मी ने बाहर कपड़े सुखाए तो पानी कहां गया, उड़ गया, कहां उड़ा, एवोपरेशन हो गया। ठीक है बेटा, अब यहां पर समझना बेटा कुछ फैक्टर्स जो कि एवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर किसी दिन ज्यादा गर्मी होती है ना तो उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा होगा एवोपरेशन बढ़ेगा। किसी दिन हवा चल रही होती है तो भी कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्यों, क्योंकि विंड स्पीड बढ़ा होगा एवोपरेशन बढ़ेगा। किसी दिन ह्यूमिडिटी होती है ना, बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी, उस समय पर कपड़े जल्दी नहीं सूखते। तो जितनी ह्यूमिडिटी एवोपरेशन उतना कम। और लास्ट में सरफेस एरिया, मम्मी हमेशा कपड़े को ऐसे फैलाकर सुखाती हैं, क्यों, क्योंकि जितना सरफेस एरिया उतनी ज्यादा क्या बोलो, एवोपरेशन। और याद रखना एवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, वो सरफेस पे होता है, नीचे नहीं होता, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है जी, ये भी हमें समझ में आ गया। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि है कूलिंग ड्यू टू एवोपरेशन। एवोपरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है, अब आप ये ध्यान से समझना बेटा। बेसिकली होता क्या है, मान लो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, आपके घरों में जो पॉट होता है यानी मटका होता है, ठीक है, मटका थोड़ा टेढ़ा है, मटके में छेद होते हैं। अब उससे क्या होता है, उससे ना पानी बाहर आ जाता है, पानी ऐसे सरफेस पे आ जाता है। अब तुम्हें पता है बाहर तो गर्मी है, बाहर तो गर्मी है। अब ये जितने भी हीट होती है ना, ये हीट क्या करती है, ये हीट इस पानी को किस में कन्वर्ट कर देती है, वाटर वेपर में। तो अब यहां से जो भी पानी था वो तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, पर यहां की जो हीट थी वो भी तो चली गई, हीट ने तो अपना काम कर दिया, यानी यहां का जो एरिया है उसका टेम्परेचर कम हो गया, यानी एवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। क्या ये बात हमें समझ में आई, यहां पर लिखा भी हुआ है। क्या होता है कि जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं, वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो वाला जो एरिया है वो क्या हो जाता है, वो कूल हो जाता है, ठंडा ठंडा कूल। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि स्वेटिंग कूल्स दी बॉडी, आपकी बॉडी में से पसीना आता है, क्यों, क्योंकि जब पसीना आता है ना तो आपकी बॉडी कूल डाउन होती है, क्योंकि वो पसीना तो एवोपरेट हो जाता है और बॉडी ठंडी ठंडी हो जाती है। ठीक है, अगला अर्थन पॉट, यही जो आपके घर की मटका या मटकी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें पोर्स होते हैं, पानी बाहर आता है, पानी एवोपरेट होता है और ठंडा हो जाता है पानी, एकदम मस्त पानी मिलता है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा कुछ और एग्जांपल है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि व्हाई वी वियर कॉटन इन समर, समर के अंदर क्यों हम कॉटन पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्या करता है, स्वेट को अब्सॉर्ब करता है, और अब्सॉर्ब करता है फिर क्या होता है, एवोपरेशन होता है, फिर ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होता है। व्हाई वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कोल्ड ग्लास, एक ठंडे ग्लास के बाहर की तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों होती हैं बताओ, क्योंकि उसका टेम्परेचर ठंडा है, बट बाहर की जो एयर है वो कैसी है, वो तो गर्म है। तो जब गर्म एयर ठंडे पे टकराती है तो वो एयर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस अराउंड में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। वाटर वेपर इन एयर कंडेंसेस ऑन द कोल्ड सरफेस। चलिए लास्ट, एवोपरेशन एंड बॉइलिंग में डिफरेंस, ये आप देख सकते हो। एवोपरेशन और बॉइलिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है मैं आपको बता चुका हूं। एवोपरेशन एट ऑल टेम्परेचर, बॉइलिंग ऑन फिक्स टेम्परेचर पे ही होता है। ये एक स्लो प्रोसेस है बेटा, और ये बड़ा ही फास्ट प्रोसेस है। उसके अलावा ये सिर्फ सरफेस फिनोमिना है, जबकि इसमें पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, इसमें सिर्फ सरफेस वाला लिक्विड कन्वर्ट होता है। एवोपरेशन से कूलिंग होती है और बॉइलिंग से कूलिंग नहीं होती। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर आने वाला। यहां पर आपका हो जाता है रैपिड रिवीजन, इसका खत्म। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट में बताना। और ये रहा आपका आज का सवाल
चैट में बताओगे, यानी कमेंट्स में बताओगे कौन सा आपको लग रहा है ये मैंने बताया हुआ है। चलिए टेक केयर, बाय बाय।